नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे एक और हिंदी मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारी हिंदी मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, इसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए हिंदी में, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों। और जितना ज़्यादा आप रिविज़न और प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ साथ इसी प्रकार के अगर आपको प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर चाहिए, 15+ मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप हिंदी के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस स्वयं कर सकते हैं। तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे आपको सही युग्म चुनना है। अब देखो ये यहाँ पे उपभाषाएँ दी गई है, उनकी बोलियाँ दी गई है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, तो ये तो सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी जो अन्य ऑप्शन है देखो, बिहारी, तो बिहारी के अंतर्गत मारवाड़ी नहीं आती है। मारवाड़ी जो बोली है वो किस भाषा के अंतर्गत आती है? वो आती है राजस्थानी के अंतर्गत। उसके बाद पूर्वी हिंदी के आगे है गढ़वाली, तो जो गढ़वाली है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, और जो बघेली है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये युग्म सही नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। पश्चिमी हिंदी जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती है। खड़ी बोली, इसको कोरवी या नागरी भी कहते हैं, ठीक है। खड़ी बोली को कोरवी या नागरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी बुंदेली है, चौथी कन्नौजी है और पांचवी है बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद। तो तथैव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तथा धन एव, यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें तथैव में। किस प्रकार से हो जाएगी वृद्धि संधि? तो आ के साथ जब ए लगता है तो यहाँ पे वो ए हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी शब्द अगर उसके ऊपर ए की मात्रा और औ की मात्रा है, ए की मात्रा और औ की मात्रा, तो वहाँ पे सदैव क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। क्योंकि अगर उसका यहाँ से उसका क्या हो रहा है? विच्छेद हो रहा है इस मात्रा से। तो तथैव शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और तथा धन एव, इसका क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तीसरा है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो आपको यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है। सही आंसर हो जाएगा कपास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। और कपास का जो तत्सम रूप है वो है करपास। कपास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? करपास हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखो यहाँ पे, दिन। दिन क्या है? एक तत्सम शब्द है। अंधकार एक तत्सम शब्द है, और अंधकार का जो तद्भव रूप है वो है अंधेरा। उसी प्रकार से स्कंद एक क्या है? तत्सम शब्द है, और स्कंद का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कंधा। जबकि कपास क्या है? तद्भव रूप है। तो इनमें से एक शब्द तद्भव कौन सा है? वो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और कपास का जो तत्सम रूप है वो है करपास। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो कई बार ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दों के भेद या सर्वनाम के भेद, वाक्य के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं दोस्तों दो। कौन कौन से हैं? तो एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको हिंदी व्याकरण का कोर्स करा रखा है। 30 दिन का मैंने कोर्स चलाया था। प्लेलिस्ट में निःशुल्क कोर्स दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उस कोर्स को आप फॉलो करें। 30 दिन का वो कोर्स है, लगभग 30 वीडियो उसमें। तो डिटेल्स में मैंने आपको जो सिलेबस है उसमें हिंदी साहित्य, अलंकार, मुहावरे, ये सारे टॉपिक, फिर जनसंचार हो गया, या जो भी आपके पत्र पत्रिकाएं, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी डिटेल्स मैंने उस कोर्स में आपको बता रखी है। और सिलेबस के अनुसार मैंने वो कोर्स चलाया था। 30 दिन का संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो प्रयोग के आधार पर हो जाएंगे शब्दों के भेद दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जबकि एक और प्रश्न बनता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो तब हो जाएगा 3, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो वर्तनी पूछी जाती है एग्जाम में, और इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है सी ऑप्शन, आनुषंगिक। आनुषंगिक होता है वर्तनी की दृष्टि से यह शुद्ध शब्द है। और आनुषंगिक का अर्थ क्या होता है? अपने आप या अचानक होने वाला है।
आनुषंगिक हो गया, यानी जो अचानक होने वाला है तो उससे कहते हैं आनुषंगिक। तो सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पुनः धन जन्म। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, और इसमें है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन दो प्रकार के व्यंजन होते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो अल्प प्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, जबकि महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, जिनको बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। तो इसमें से अल्प प्राण आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गा का वर्ग में जो गा है वो क्या है, तीसरा वर्ण है, का खा गा, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। बाकी खा महाप्राण है, घा महाप्राण है, ठा टवर्ग का क्या है, दूसरा वर्ण है, तो ठा भी क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। और इस प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हरिओद इसके रचनाकार हैं। और प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास में अगर हम नायक और नायिका की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण नायक हैं और राधा इसमें क्या है, नायिका है। आगे बढ़ते हैं, आहूत का विलोम शब्द। तो आहूत का जो विलोम शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा इसका अनाहूत। आहूत यानी बुलाया गया, और अनाहूत मतलब होता है बिन बुलाया। तो कई बार ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि एक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा हो, तो बुलाए गए के लिए होगा आहूत, और बिना बुलाए गए के लिए हो जाएगा अनाहूत। तो आहूत का विलोम क्या हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा वाक्य में कोई शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो कोई शब्द है वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे संज्ञा है और बच्चा से पहले आ गया कोई बच्चा। तो बच्चे की विशेषता क्या है कि वो कोई बच्चा है। अब या तो वहाँ पे ये बच्चा है कि वो बच्चा है, नहीं वो कोई बच्चा है। तो कोई क्या कर रहा है, बच्चा यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और जब भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से कई एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा रखा है कई बार। क्वेश्चन नंबर 11 है मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं। सही आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है सिल्वर वेडिंग। एक कहानी है मनोहर श्याम जोशी जी की, और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, यशोधर बाबू। ये कहानी आपको क्या संदेश देती है, ये कहानी संदेश देती है दो पीढ़ियों के अंतर को ये स्पष्ट करते हैं। यशोधर बाबू जो कि पुरानी पीढ़ी से संबंधित हैं और उनके जो बच्चे हैं वो नए मॉडर्न ज़माने के हैं। तो दो पीढ़ियों के अंतर को स्पष्ट करती है मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी। इसमें एक अन्य पात्र भी थे किशन दा, और किशन दा जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर पड़ा है, यशोधर बाबू पर। तो यशोधर बाबू इस कहानी के क्या हैं, मुख्य पात्र हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रारूपण को कहा जाता है। तो प्रारूपण को कहा जाता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रारूपण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। और प्रारूपण को दोस्तों लेखन मसौदा, आलेखन या प्रालेखन भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है, तो वो ड्राफ्टिंग यानी प्रारूपण को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने में 50 क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इंक्लूड करता हूँ, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे अवर का विलोम शब्द। तो अवर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो यहाँ पे आपको कंठ तालव्य बताना है। तो जो ए है, डी ऑप्शन होगा सही। ए क्या है, कंठ तालव्य है, और साथ ही साथ ए और आई भी क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है, ई क्या होता है, तो ये होता है तालव्य। ई हमें से क्या होता है, तालव्य होता है, इसका उच्चारण तालु से होता है। आ क्या होता है, तो आ होता है कंठ्य, जिस प्रकार से क वर्ग है उसी प्रकार से आ भी ये कंठ्य है, कंठ से उसका उच्चारण होता है। और जो औ है ये है कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग इसमें होता है, तो औ क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। और ए मैंने आपको बता दिया, ए क्या है, कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आ रही है ये आपको बताना है, और सही हो जाएगा यहाँ पे कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है कन्नौजी। अन्य ऑप्शन जैसे मगही, तो मगही आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मैथिली भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि जो अवधी है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, और मैथिली और मगही ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, और जो कन्नौजी है ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला छापखाना कहाँ स्थापित हुआ, छापखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, तो ये स्थापित हुआ था गोवा में। 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। कब हुआ था, तो 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में भारत का पहला छापखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग आपको बताना है, इसका हो जाएगा सही आंसर उपसर्ग यानी जो पहले आता है, तो अधिधन अध्यक्ष, और अधिष्ठाता में भी क्या है उपसर्ग, कौन हो जाएगा, अधि हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, क्या आपको बताना है, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। 18 का हो जाएगा सही आंसर बी। ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अच्छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो जो अच्छा है ये बनता है का धन सा से, मूर्धन्य सा इसमें प्रयोग होता है। जो त्रा है ये बनता है ता धन रा से, तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और जो ज्ञा बनता है ये बनता है जा जाए, ठीक है, जा धन या से। और जो स्रा है ये बनता है तालव्य सा धन रा से। तो ये 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट है कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। 1.5 मीटर, तो देखो 1.5 मीटर, और जहाँ पे भी परिमाण माप की बात आती है, माप मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको विशेषण बताया था, जहाँ पे भी माप की बात आए, अब माप में लंबाई का मापन होता है मीटर, वेट का मापन होता है किलो से। तो अगर देखो मीटर ये लंबाई का माप है, ठीक, तो जहाँ पे भी माप हो वहाँ पे क्या होता है, परिमाण, परिमाणवाचक। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। परिमाण या मात्रा का यहाँ पे क्या होता है, बोध होता है। जैसे 2 किलो चीनी लेकर आओ, 1 लीटर दूध लेकर आओ। और परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है, 2 किलो, 1 लीटर या 1.5 मीटर, 1 मीटर। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, जैसे थोड़ा चीनी लेकर आओ, थोड़ा दूध लेकर आओ। तो मात्रा है, तो मात्रा का बोध हो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा है थोड़ा में पता नहीं चल रहा, वो 1 किलो है कि 2 किलो, निश्चित नहीं है, वो क्या है, अनिश्चित है। मात्रा जो है वो अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें निश्चित परिमाणवाचक है, 1.5 मीटर मांगा गया है, ठीक है, तो 1.5 मीटर ये निश्चित माप है। तो जहाँ पे भी माप का बोध होता है वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट है गर्व करत रघुनंदन जिन माहा, देखो आपन मूर्ति सिय के छावा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन है व्यतिरेक, रूपक, अतिशयोक्त या प्रतीप अलंकार। सही आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यहाँ पे उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गर्व करत रघुनंदन जिन माहा, देखो आपन मूर्ति सिय के छाहा। तो अपनी मूर्ति किस में देख रहे हैं,
सिंह की छाह में देख रहे हैं। तो अपनी मूर्ति की तुलना किससे हो रही है? सिंह की छांव से हो रही है। जबकि जो रघुनंदन जी की मूर्ति है वो उपमा करने लायक है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है, उपमान है, वही उपमेय बन जा रहा है। जो उपमा करने लायक है उसी की तुलना की जा रही है, और मतलब उसी की तुलना किससे की जा रही है? छांव से की जा रही है। तो उपमा जिसकी करनी थी वो यहाँ पे क्या बन चुका है? उपमेय बन चुका है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। रघुनंदन जी की मूर्ति की तुलना किससे की जा रही है? सिंह के छाह से। देखो आपन मूर्ति सिंह के छाह, तो इसमें हो जाएगा प्रतीप अलंकार, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मीन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? मीन। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो मीन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य, मछली, सफरी, जल जीवन, ये सभी क्या होते हैं? मीन या मछली के पर्यायवाची हैं। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, सिखी, ये सिखी किसका पर्यायवाची? ये है मोर का पर्यायवाची। सिखी किसका पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची है। और विभावरी किसका पर्यायवाची है? यह है रात्रि का पर्यायवाची है विभावरी। और मत्स्य किसका पर्यायवाची है? मछली, मीन, ये मीन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का न होना पाया जाता, उसमें कर्म नहीं होता है। तो 22 का हो जाएगा सही आंसर। पानी बरस रहा है। पानी क्या बरस रहा है? बरसना यहाँ पे क्रिया हो गई, पानी यहाँ पे कर्ता हो गई। तो कर्ता और क्रिया तो होती है लेकिन कर्म नहीं होता है। और मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपको प्रश्न पूछना है, पानी क्या बरस रहा है? तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। मैं गेहूं पिसवाता हूं। देखो मैं क्या पिसवाता हूं? मैं गेहूं पिसवाता हूं। तो क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। श्याम निबंध लिखता है। श्याम क्या लिखता है? श्याम निबंध लिखता है। आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, और हमें पता चल रहा है कि लिखने का प्रभाव यानी क्रिया का प्रभाव निबंध यानी कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी सकर्मक हो जाएगा, यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया। राम मोहन को रुला रहा है। राम किसको रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है। केवल यहाँ पे ए ऑप्शन है जिसमें अकर्मक क्रिया है, और इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना का अर्थ। समुद्र मंथन करना, सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। समुद्र मंथन करना का मतलब है कठोर परिश्रम करना, क्योंकि समुद्र मंथन करना कोई आसान बात तो नहीं है, तो कठोर कार्य है, तो इसलिए इसका हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हतोत्साहित। हतोत्साहित यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा शुद्ध रूप। नेक्स्ट है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका आपको प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति या विरोधाभास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? ये मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, यानी अति हो गई, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। अब इस पंक्तियों में देखो, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी अभी आग भी नहीं लगी। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी बिना आग लगे ही लंका पूरी की पूरी जल गई और निशाचर भाग गए। तो क्या हकीकत में संभव है कि बिना आग लगे ही लंका जल जाती? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तब जाके लंका जली, ना कि बिना आग लगे। तो कवि ने यहाँ पे क्या कर रखा है कि हनुमान जी का वर्णन अति कर रखा है, यानी बढ़ा चढ़ाकर कर रखा है। और जहाँ पर भी वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सौम्य शब्द का विलोम शब्द। तो सौम्य का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निशाकर। निशाकर यानी निशा। देखो निशा होती है रात्रि,
और निशाकर यानी रात्रि में चलने वाला, तो निशाकर यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा रात्रि को दिखता है। और दिनकर, दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, दिन में चलने वाला या दिन में दिखने वाला। तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है और निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी निशाचर किसका, ये आप सभी जानते हैं, असुर दानव या राक्षस का पर्यायवाची होता है निशाचर। और तरणी ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सूर्य का पर्यायवाची तरणी। और यहाँ पे जो कृषाणु है ये किसका पर्यायवाची है? ये है आग यानी ज्वाला का पर्यायवाची है कृषाणु। निशाचर हो जाएगा दानव या राक्षस का और निशाकर हो जाएगा चंद्रमा का। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है जगदीश का संधि विग्रह कीजिए। तो जगदीश का जो संधि विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा जगत धन ईश। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, जगत धन ईश। जगदीश ता के बाद ई आ रहा है, वो दा बन रहा है। नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारक चिन्ह लगे हुए हैं? तो देखो राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और कर्म चिन्ह, कर्ता ने कर्म को मारा, कर्ता ने कर्म को, ये होते हैं कारक। तो यहाँ पे राम ने रावण को, तो कर्ता और कर्म यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह लगे हुए हैं, कर्ता का ने और कर्म का को कारक चिन्ह। बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। प्रकृति के चितेरे कहा जाता है। तो प्रकृति के चितेरे कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और प्रकृति के चितेरे कवि के साथ साथ प्रकृति का सुकुमार कवि भी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। और मैंने आपको बता रखा है मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द होते हैं, जैसे इस पर यहाँ पे क्या है योजक शब्द? तब तक, तो तब तक या जैसे वैसे, यदि, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं, योजक शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है, जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। तो जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे, ये दो उपवाक्य यहाँ पे आ रखे हैं और इनको कौन जोड़ रहा है? तब तक। तो ये योजक शब्द यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य। 32 है पर्ण का तद्भव शब्द है। तो पर्ण का तद्भव शब्द हो जाएगा पत्र। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 33 है निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा कुंजर। हाथी का पर्यायवाची है कुंजर। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब अश्वत्थामा मारा जाता है तो फिर गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि क्या सत्य में अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर वो सत्यवादी थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे और उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं कुंजर। तो नर यानी वो मानव नहीं था, बल्कि वो क्या था? कुंजर था, यानी वो हाथी था, क्योंकि भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा था। तो वो क्या था? वो नर नहीं था, वो कुंजर था। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि वो नर नहीं कुंजर था, तो नहीं कुंजर पे तब तक उन्होंने शंख बजा दिया। वो गुरु द्रोण ने सुना नहीं और उनको लगा कि वो नर था और वो उनका पुत्र अश्वत्थामा था, तो इसलिए उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए थे। तो वो संवाद आपने, काफ़ी अच्छा संवाद है, आपने जरूर सुना होगा, नर नहीं कुंजर है। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो नर नहीं कुंजर था। तो कुंजर यानी वो हाथी था, तो हाथी का पर्यायवाची है कुंजर। 33 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि अन्य ऑप्शन भी यहाँ पे आपको बताने जरूरी हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ कई अन्य क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और अन्य फैक्ट भी आपको मालूम या पता चले। और इस प्रकार के दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, 15+ आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए निःशुल्क हैं और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको हिंदी के ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे और 20 नंबर के आपके पास हिंदी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में 20 में से आपको 17 या 18 नंबर लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी आपका जो स्कोर होता है वो बढ़ सकता है। सिलेक्शन हिंदी मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट आपको लेके चलना है कि आपको टारगेट बनाना है कि कितना, कौन से सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स ला सकते हो, और हिंदी में बड़ी आसानी से आप ला सकते हो। तो हाथी का पर्यायवाची है कुंजर। अन्य ऑप्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा था। कुरंग, कुरंग किसका पर्यायवाची है? हिरण का।
उसके बाद है जो यहाँ पे केसरी, केहरी। केहरी किसका पर्यायवाची? ये केसरी या शेर या मृगेंद्र का पर्यायवाची है केहरी, ठीक है। और कुंजर हो गया हाथी का। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो होती है सहायक क्रिया। ए ऑप्शन हो जाएगा। 35 है चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ। चांदी का ऐनक लगाना यानी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो टिप्पण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नैतिक टिप्पण या नेमी टिप्पण। एक होता है नेमी टिप्पण या इसको नैतिक टिप्पण भी कहा जाता है, और दूसरा होता है नियमित टिप्पण। नियमित टिप्पण। तो टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और टिप्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है नोटिंग। नेक्स्ट है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ पे देखो विशेषण क्या है? पुरानी यानी पुराना है। ये पुस्तक की विशेषता है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उस शब्द को कहा जाता है विशेष्य। यहाँ पे पुस्तक की विशेषता बतलाई जा रही है कि पुस्तक क्या है? पुरानी हो गई है। तो पुस्तक का विशेषण है पुराना, लेकिन जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्या हो जाता है? विशेष्य कहलाता है। तो पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नय में जनक सुतावरा में कौन सा अलंकार है? 38 का आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब इसका अर्थ आप समझ आओ कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नैम जनक सुतावरा। पीतांबर मेघ रूप शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है। जो मेघ रूप शरीर है उसकी तुलना बिजली से की जा रही है, मानो बिजली के समान वो चमक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। 39 है निम्न में से तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा जीव, क्योंकि जीव का जो तत्सम रूप है वो है जिहा, जीवा, जिह्वा। जीव का क्या है? तत्सम रूप है जिह्वा, और जीव हो जाएगा तद्भव रूप। तो यहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा जीव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी। विहग क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। विहग किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पक्षी यानी चिड़िया का पर्यायवाची है विहग। बाकी तरु हो गया, पादप, साखी, ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप आपको चुनना है। यहाँ पे प्रदर्शनी, यह यहाँ पे शुद्ध रूप। 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि संचार के क्या हैं? तो ये सभी संचार के क्या हैं? कार्य हो जाएंगे। देखो संचार का कार्य है मनोरंजन करना, निगरानी करना, सामाजिक संपर्क बनाना, ये तो महत्वपूर्ण कार्य है संचार का, सूचना देना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गए? कार्य के अंतर्गत आ गए। 43 है हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी हो जाएगा यहाँ पे तद्भव शब्द, और हाथी का जो तत्सम रूप है वो है हस्ती। हस्ती क्या है? तत्सम रूप है हाथी का, और हाथी एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। और कमल यानी अरविंद के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अंबुज, जलज, नीरज, सरसिज, सरोज, उत्पल, ये सभी क्या हैं? अरविंद यानी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है ब्याहलो किसकी रचना है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ब्याहलो रचना है सूरदास जी की। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का
सम्राट भी कहा जाता है। तो ब्याहलो किसकी रचना है? सूरदास की। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दात्री। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो ये इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं। तो सर्वनाम के कुल हैं 6 भेद। नेक्स्ट है सिर हिलाए भेजा खाए। सिर सहलाए, ठीक है, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है? तो सिर भी सहला रहा है यानी आनंद की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन भेजा भी खा रहा है यानी परेशानी भी हो रही है। तो दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सी ऑप्शन हो जाएगा 48 का सही आंसर। मतलब दोस्त बनकर क्या कर रहा है? सिर तो सहला रहा है लेकिन ऊपर से वो हानि पहुंचा रहा है, भेजा खा रहा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 49 है पाहन शब्द का पर्यायवाची। तो पाहन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर। और आज का यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है उद्धो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें होता क्या है? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हृदय को उद्यान कहा गया है, ठीक है, कल्पना को यहाँ पे क्यारी कहा गया है, उद्धव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, यानी हृदय मेरे क्या था? एक उद्यान था। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है, बल्कि हृदय ही क्या है? उद्यान है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि हृदय उद्यान के जैसा था। उद्धव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, यानी मेरा हृदय जो था वो एक उद्यान था। तो यहाँ पे तुलना होने के बजाय क्या हो रहा है? उनमें कोई अंतर ही नहीं रह रहा है। हृदय को यहाँ पे क्या कहा गया है? उद्यान कहा गया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज के 50 क्वेश्चन, और ये यहाँ पे इसकी आंसर के दी गई है। और इसी प्रकार के ये चौथा सेट मैंने आपको सोल्व कराया, और इसी प्रकार के 15+ सेट जिसमें आपको 2 सेट निःशुल्क मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।